हेलो, मैं ज्योति प्रकाश। आज आपको मैं ब्लड के बारे में इस क्लास में बताऊंगा। और ये जो ब्लड के बारे में बता रहे हैं, मैं आपको ये ध्यान रखिएगा, ये सारा ह्यूमन ब्लड के बारे में मैं बताऊंगा। ये नहीं कि आप ये ब्लड पक्षी का या फिर गाय का किसी का भी आप समझ लें। ब्लड लाल रंग का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन के अलावा सारे ब्लड एक हो जाएंगे। ह्यूमन में भी अलग अलग तरह का ब्लड होता है, तो एक ब्लड दूसरे ब्लड को भी नहीं चढ़ा सकते हैं, तो डिफरेंस तो होता है। इसलिए ये जितने भी बात बताएंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड को बायोलॉजिकल में आप हेमेटो कह सकते हैं, और इसको जो पढ़ाया जाता है इसको हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान हिंदी में कह सकते हैं। इसको हेमेटोलॉजी के तहत ब्लड के बारे में पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड को क्या कहा जाता है, ब्लड को पढ़ाने के लिए बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो हेमेटोलॉजी यानी ब्लड के बारे में आपको पढ़ना, हेमेटोलॉजी। ब्लड आखिर क्या करता है? सिंपल सा बात है। आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़े के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्लड एक्चुअली में उस ऑक्सीजन को आपके टिश्यू तक पहुंचाता है, और फिर उस ऑक्सीजन का आपका टिश्यू यूज करता है, और वहां से जो CO2 और वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है वो आपको फिर फेफड़े तक आते हैं। उससे CO2, फेफड़ा जब सांस आप बाहर छोड़ते हैं तो CO2 वो निकल जाता है वहां से। और वेस्ट मटेरियल आपका ब्लड आपका किडनी भी ब्लड का फिल्टर करता है, तो किडनी के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन में आपका पेशाब से सारा वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता है। तो ब्लड का बहुत सारे काम है ऐसे, मोटा मोटे भी जानिए, आगे और बताएंगे। ब्लड का काम है कि आपके ऑक्सीजन को फेफड़ों से आपका टिश्यू तक, आपके सेल्स तक ले जाना, और वहां से फिर टिश्यू से फिर फेफड़े तक वेस्ट जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लाना। अब ब्लड का कलर एक जान लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। जब आपका ब्लड जो आपके फेफड़े से जब आपके टिश्यू तक जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसका रेड ब्राइट रेड होता है वो ब्लड। और वही ब्लड जब आपके टिश्यू से आपके फेफड़े तक आता है, यानी गंदा ब्लड जिसको बोल सकते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका कलर डार्क रेड हो जाता है, यानी डार्क रेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ये डार्क रेड हो जाता है ये ब्लड। और ये जो ब्लड जो आपका लंग्स से जो आपके सेल्स तक जाते हैं ब्लड, ये आर्टरी के थ्रू जाते हैं। और ये आर्टरी माने ये वेन, और जो लंग्स से टिश्यूज जो लंग्स तक जो ब्लड जाते हैं वो वेन के थ्रू जाते हैं। यानी आर्टरी में आपका शुद्ध ब्लड रहता है, वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। ये ब्लड आपका जो हार्ट है, हार्ट ही पंप करता है ब्लड को। नहीं कहता, हार्ट का जो वो रहता है 120/80 प्रेशर रहता है, वही उसी प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो आपके सारे बॉडी में वो ब्लड दौड़ता है। तो ब्लड में बहुत सारे चीज रहते हैं, वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, CO2 भी कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल, लैक्टिक एसिड। जैसे आप कोई काम करते हैं तो हाफने क्यों लगते हैं? हाफने इसलिए लगते हैं कि आप जब काम करते हैं तो आपकी जो कोशिका होती है वो ज्यादा काम करती है, तो ज्यादा उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब वो ऑक्सीजन ब्लड, अब काम करते हैं तो ब्लड ये भी देखते होंगे तेजी से बढ़ने लगता है शरीर में, ज्यादा तेजी से ब्लड हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो जल्दी जल्दी वो पंप करता है वो ब्लड को, जल्दी जल्दी वो लंग्स के पास जाता है, जल्दी जल्दी वहां से ऑक्सीजन लेता है और वहां तक पहुंचाता है। फिर आप कोई काम करते हैं तो आपको दर्द भी करने लगता है कि हाँ बहुत थक गए यार, ये काम के लिए दौड़ लिए। तो एक्चुअली में जब आपका कोशिका काम करता है, आपका जो सेल्स है वो काम करते हैं, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल और लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है। वही लैक्टिक एसिड जो है वो एसिड है, चूंकि ये तो ब्लड जो ज्यादा तेजी से काम करते हैं तो ब्लड बहुत पूरी मात्रा में इसको नहीं लेके जा पाता है, ये बहुत तेजी से नहीं लेके जा पाता है ये फेफड़ों तक जल्दी जल्दी काम
उतना वो कर नहीं पाता था, ये एसिड जमने लगता है, तो वही इसी एसिड से फिर आपको दर्द होता है। वही कहते हैं ना, आपको दर्द होने लगता है तो जरा पैर दबा दो। क्या होता है पैर दबा दो, मतलब कि आपका पैर जब प्रेस करता है तो लैक्टिक एसिड है वो एक जगह जो जमा रहता है, वो प्रेस करने के बाद वो फैलने लगता है, तो थोड़ा सा आराम मिलता है उस समय। तो वही करता है भाई, थोड़ा पैर दबाना। तो पैर दबाने के पीछे तो समझ गए होंगे आखिर पैर क्यों दबाया जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो काम करते हैं, थक जाते हैं। अब ब्लड जो है मेन और वीमेन में वेरी करता है। मेन में जनरली ब्लड जो रहता है वो 5.5 लीटर रहता है, ये वॉल्यूम 5.5 लीटर ये मेन में रहता है, वीमेन में थोड़ा कम होता है। 5 लीटर तक वीमेन में ब्लड की जो मात्रा है वो होती है। और ये जो है इसका पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू ये बेसिक होती है 7.4, मतलब 7 न्यूट्रल होता है, जानते होंगे 7 न्यूट्रल। 7 से जो नीचे रहता है वो एसिडिक हो जाएगा, वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, जो 7 से ऊपर रहेगा वो बेसिक हो जाएगा। तो ब्लड की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक होती है 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 रहती है, ये बेसिक रहती है। और ये वेट के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी का टोटल वेट के, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम तो आपको 5.5 लीटर बताया मैंने में रहता है, वेट के हिसाब से ये 7% ह्यूमन वेट का रहता है ब्लड। टोटल जो आपका वेट है उसका 7% ये ब्लड रहती है। हाँ, तो ब्लड की जो डेंसिटी रहती है वो क्लोज टू वाटर बोला जाता है। आपको पूछ सकता है कहीं कि ब्लड की डेंसिटी क्या रहती है, तो इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि वाटर की तरह। तो वह एक वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ब्लड की लगभग 1026, 25, 34 ऐसे ही कुछ आसपास रहती है। तो ब्लड की जो डेंसिटी आपको हो गई 1000 kg पर मीटर क्यूब क्लोज टू वाटर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब ब्लड को आप कोलाइड बोलता है। ब्लड क्या है? नेचुरल, इसको नेचुरल कोलाइड पता है। कोलाइड मतलब क्या होता है कि ऐसा जैसे आपको कोई सॉल्यूशन है, उसमें कोई पार्टिकल्स है, पार्टिकल के साइज के अनुसार लगभग आप जैसे पानी में आप बालू मिला दिए तो पानी और बालू को अलग कर देंगे तो कोलाइड नहीं हुआ, मतलब वो छाना जा सकता है। या फिर पानी में आप चीनी मिला दिए तो पूरी तरह से वो घुल जाएगा, मतलब कि वो इतना घुल जाएगा कि उसमें आप माइक्रोस्कोप से भी उसको अलग से नहीं देख सकते, तो वो भी कोलाइड नहीं हुआ। कोलाइड हुआ कि एक निश्चित रहता है कि आप उसको अलग किया जा सकता है। जैसे ब्लड में 2 पार्ट रहते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, तो इनको अलग भी किया जा सकता है। नहीं देखते हैं आपकी अब नया है कि कोरोना वायरस का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा था, यही प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, यानी ब्लड से ब्लड सेल्स को अलग किया जा सकता है। इसलिए कोलाइड सोल्यूशन, नेचुरल कोलाइड सोल्यूशन भी बोला जाता है। ये है कि ब्लड में, और ब्लड जो है आगे बताएंगे आपको पूरा कि ब्लड में कंपोनेंट किस किस तरह से बनता है आगे आपको। अब आपको बता रहे कि ब्लड बनता, ब्लड में जो किस क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो 2 तरह के कंपोनेंट इसमें ब्लड में है कि प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स का मतलब क्या कि जो भी सेल है ब्लड में, 3 तरह के सेल हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। तो जो भी सेल्स है वो सेल्स में आ जाए, जितना भी सेल्स हो, जितना भी सेल्स का पार्ट हो, जितना भी टाइप का सेल्स हो, वो ब्लड सेल्स में आ जाएंगे। बाकी का पार्ट प्लाज्मा में आ जाएगा। इसका प्लाज्मा का कलर येलोविश टाइप के होता है, येलो कलर का ये प्लाज्मा जनरली होता है। और ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स नाम से ये रेड होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट होगा। सेल्स यानी सेल्स है, प्लेटलेट्स ये भी सेल्स हो गए क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर आ रहे हैं, तीनों सेल्स हो जाएंगे। ब्लड सेल्स या रुधिर कणिकाएं बोल लीजिए, रुधिकीय बोल दीजिए, इसको कार्पसल्स बोला जाता है। ब्लड सेल्स को कार्पसल्स, ब्लड सेल्स को रहता है। अब ये रहता कितना है? जैसे ब्लड में आपको आधे से अधिक प्लाज्मा रहता है, आधा से कम
ब्लड सेल्स रहते हैं। ये जो आधा बता रहे हैं बाई वॉल्यूम हम बता रहे हैं, वेट नहीं, कोई और मत समझिएगा, बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम ब्लड में 55 से 60% यानी आधा से 5 से 10% अधिक प्लाज्मा, ये याद करने में से आसान होगा, आधा से अधिक थोड़ा सा प्लाज्मा होता है, आधा से कम 10% ब्लड सेल्स, यानी ब्लड में अधिक कौन रहता? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में भी 95% मतलब मैक्सिमम वाटर होता है। जो आपका आधा ब्लड है, आधा से जो अधिक ब्लड है प्लाज्मा, उसमें अधिक क्या रहता है? मैक्सिमम 95%, 92% ऐसे ये है, ये प्लाज्मा रहता है। बाकी का ब्लड वाटर रहता है। और ब्लड सेल्स में जो आरबीसी रहता है, समझिए कि सारा आरबीसी रहता है, 99% तक आरबीसी रहता है ब्लड सेल्स में। 1% से भी कम डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी कम, मानिए 0.123 इस तरह से रहते हैं। मैक्सिमम आरबीसी ही रहते हैं। अब इसका नाम भी पूछ देता है कई एग्जाम में कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं देखते कि हेमोग्लोबिन ब्लड की कमी हो गई है, कोई कहता है हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, ब्लड की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन की कमी भी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड भी कम जाएगा, आरबीसी कमेगा, आरबीसी कम घटेगा, ब्लड कम है, आरबीसी कम है, हेमोग्लोबिन कम है। तो ये हेमोग्लोबिन कभी कभी जिसको कम हो जाता है तो आयरन की गोली दी जाती है। इसीलिए हेमोग्लोबिन, आरबीसी में भी हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन में क्या रहता है? ये आयरन, हेमोग्लोबिन है, आयरन है, इसमें प्रोटीन रहता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन और प्रोटीन, ये आयरन, फेरियम, प्रोटीन जो तो ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन रहता है, हेमो आयरन आयरन रहता है। यही आयरन जो है ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो आपके फेफड़े के पास जाता है, वहां से ऑक्सीजन कैच करता है, आपकी कोशिका तक पहुंचाता है, आपका कोशिका उस ऑक्सीजन का यूज करता है, वो काम करता है, और वही कोशिका जो CO2 निकालता है, उस CO2 को भी यही जो हेमोग्लोबिन फेरियम है वो लेके आपके फेफड़े तक आता है, फिर CO2 आप बाहर फेंकते हैं। तो ब्लड सेल्स में जो आरबीसी रहते हैं, उसका जो आरबीसी का लाइफ टाइम है 100 से 120 दिनों तक ये जिंदा रहता है। और स्प्लीन में जाकर आरबीसी, जो स्प्लीन है वो, उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी या ब्लड जो है वहीं पे वो सारा वेस्ट खत्म हो जाता है। आरबीसी मतलब एक तरह से कब्रगाह, कब्रगाह का मतलब जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, यानी आरबीसी खत्म होकर स्प्लीन में होता है, चला जाता है। और स्प्लीन ऐसे भी ब्लड का जो है रिजर्वायर भी बोला जाता है, ब्लड रिजर्वायर। स्प्लीन, क्वेश्चन आते हैं कि स्प्लीन ब्लड रिजर्वायर। तो ब्लड में जो ब्लड सेल्स में ज्यादातर आरबीसी रहता है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कितना हेमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी में जो आरबीसी काउंट है, आरबीसी पूरे ह्यूमन बॉडी के 5.5 लीटर ब्लड में आपको 20 से 30 लाख करोड़ आरबीसी रहते हैं पूरे ब्लड में, 5.5 लीटर में। और ये ml में, जैसे ml में पूछ दिया जाता है जनरली क्वेश्चन की 1 ml में कितने आरबीसी रहते हैं, तो 1 ml में मैन में आरबीसी अधिक रहता है, वुमेन में कम रहता है। मैन में 5 से 6 मिलियन आरबीसी, वुमेन में 4 से 5 मिलियन आरबीसी। 1 मिलियन 10 लाख, यानी 50 से 60 लाख आरबीसी 1 ml में रहता है। 4 से 5 लाख आरबीसी, 40 से 50 लाख आरबीसी वुमेन का 1 ml। पूछ सकता है कि आरबीसी ज्यादा काउंट किसमें रहता है, मेन में या वुमेन में।
अब आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन भी 100 पर 100 ml में 149 मिलियन 100 ml, 1 ml में 1.49 मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 ml में 14.9 लाख, 100 ml में 149। एक कोई याद रखिए आप, उसको क्वेश्चन ml में पूछे, 100 ml में पूछे, मिलियन में पूछे, लाख में पूछे, करोड़ में पूछे, आप बता सकते हैं। 1 मिलियन याद रखिए 10 लाख, 1000 ml 1 लीटर। अब जिस तरह से पूछे, लाख में, मिलियन में, आप जब जान जाइएगा बेसिक, मतलब एक्चुअल वैल्यू जान जाइएगा, तो आपको कोई क्वेश्चन में नहीं फंसा सकता है। ऐसे आप मिलियन में याद करके गए, लाख में पूछ दिया, ml में याद करके गए, लीटर में, 1 ml में पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा याद रख, मतलब जो है एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, चेंज होता रहेगा। मैन में आरबीसी भी ज्यादा रहता है, मैन में हेमोग्लोबिन भी ज्यादा रहता है, वुमेन में आरबीसी भी कम रहता है, वुमेन में हेमोग्लोबिन भी कम रहता है। और WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसमें 2 है, ये 8 से 10,000 पर ml, 8 to 10 के, कम होता है 0.3%, 7% तो है पूरे ब्लड का, उसमें भी WBC जो है ml में। तो ये जो, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ml में, 100 ml क्या है, 100 ml ब्लड सेल्स में है, 100 ml प्लाज्मा में, किसमें रहता है। ये जो ml है पूरा ब्लड का काउंट किया जाता है, 100 ml ब्लड, 100 ml, ऐसा नहीं कि 100 ml आरबीसी ब्लड सेल्स में। तो ये ब्लड का पूरा, इतने ब्लड में 8 से 10,000 पर ml। ये प्लेटलेट्स और भी कम रहता है, 2 से 3 लाख पर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। देखिए बॉडी का प्लेटलेट, जब डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट 50,000 से घट जाता है, नीचे चला जाता है, लाख से नीचे, लाख, 1.25 लाख से नीचे जाता है, तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो 2 से 3 लाख नियरली प्लेटलेट्स रहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में बहुत सारी चीज रहती है, मेन सीरम, फाइब्रोजिन, बहुत तरह का हार्मोन्स भी रहता है इसमें कई तरह का प्रोटीन भी रहते हैं इसमें। मेनली जो आपको जानना है कि सीरम, फाइब्रिनोजिन इसलिए ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। एक तो ब्लड क्लोटिंग में आपका ब्लड प्लाज्मा में मदद करता है, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजिन है ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ये जो फाइब्रिनोजिन है ये एयर के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है, उसमें प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है इसी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, उससे और कैल्शियम और एयर तीनों मिलकर ये फाइब्रिन बनाता है। ये नेट तंतु बना देता है, नेट की तरह वो ब्लड को फ्लो कर देता है। तो फाइब्रिनोजिन या कैल्शियम या प्लाज्मा, कुछ भी पूछ दे कि ब्लड फ्लोट में कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा भी आ सकता है। सीरम जो रहता है इसमें ये नहीं फ्लोट में मदद करता है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि फाइब्रिनोजिन रहता नहीं। तो प्लाज्मा के अंदर जो सीरम रहता है ये ब्लड फ्लोट में मदद नहीं करता। 1 यूनिट जब ब्लड देते हैं ये 200 ml। चलिए ब्लड के बारे में बता दिए, आगे आपको ब्लड ग्रुप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। थैंक यू।